चैनल आइकॉनिक इन्फॉर्मेशन में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे में पहुंच सके। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इतिहास 12वीं के चैप्टर 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मुद्रा राक्षस की रचना किसने की? पहला ऑप्शन है कौटिल्य, दूसरा विशाखादत्त, तीसरा मेगास्थनीज, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विशाखादत्त। मुद्रा राक्षस का रचना किया है इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य के बारे में चर्चा है। यानी यह एक नाटक है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य वंश के और कौटिल्य के बारे में चर्चा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? यानी मौर्य वंश का जो स्थापना किया था किसने किया था, राजा कौन था? पहला ऑप्शन है बिंदुसार, दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा अशोक, चौथा चार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यानी मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था और चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु था वो कौटिल्य था, ये भी याद रखिएगा। जो विभिन्न नामों से जाने जाते थे, जब हम आगे चर्चा करेंगे, इसका स्पेशल क्वेश्चन है वहाँ पे हम चर्चा करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश से था? मौर्य वंश का था। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर 1 4, 2 में 3, 3 में 5, 8। इसका सही आंसर हो जाएगा 4। यानी वेद की संख्या 4 है। और कौन कौन है? तो ऋग्वेद, इसके बाद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यानी वेद की संख्या कितना है? 4 है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। तो चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई? पहला है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा कनिष्क, तीसरा हर्षवर्धन, चौथा चंद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। यानी गुप्त वंश के सम्राट समुद्रगुप्त को नेपोलियन का संज्ञा दी गई। और ऐसा इसलिए दी गई क्योंकि यह बहुत शक्तिशाली सम्राट था, बहुत शक्तिशाली राजा था, इसलिए इसे स्मिथ ने नेपोलियन की संज्ञा दी। तो आप ये याद नहीं रखना है, सिर्फ याद रखना है नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त हो जाएगा। इन्होंने अपने जीवन में कभी हारा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था? यानी ये महाजन पद जो था ये एक तरह से मतलब शासन का एक तरह से क्षेत्र था। जैसे अभी राज्य मतलब अपने देश में जैसे अभी राज्य चल रहा है, उसी प्रकार जो है ये महाजन पद जो है शासन का एक तरह से क्षेत्र था। तो उसमें 16 महाजन पद हुआ करते थे। तो उसमें सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था? तो पहला है मगध, अवंती, कौशक, गंधार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मगध। यानी मगध कैसा था? महान था। और महान वही ना होता है जो शक्तिशाली होता है। तो इसका सही आंसर मगध हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग युद्ध का उल्लेख है? प्रथम, सप्तम, दसम, 13वां। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यानी अशोक के 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन है। और इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और युद्ध न करने की शपथ खा ली। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क की राज्यारोहण तिथि हुई? राज्यारोहण का मतलब होता है राजा बना, यानी कब राजगद्दी पर बैठा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यानी 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी में उन्होंने राजगद्दी पे बैठा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, धम्म महामंत्रों को किसने नियुक्त किया? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कनिष्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक, ऑप्शन नंबर 3 अशोक। धम्म महामंत्र क्या होता है? धम्म महामंत्र यानी धर्म रक्षक, यानी यह एक प्रकार के कर्मचारी होते थे जो धर्म की रक्षा करते थे और जो धर्म को मानने वाले लोगों को सुरक्षा देना, उसको
किसी प्रकार सभी प्रकार का फायदा पहुंचाना। इस प्रकार जो इसका नियुक्त जो है ना अशोक किया था, क्योंकि इसका जो वैसे अशोक के 5वें शिलालेख से अभिलेख से इस बात की स्पष्ट हो जाता है कि अशोक ने धम्म महामंत्रों की नियुक्ति किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक किस वंश का शासक था? सम्राट अशोक जो था वो किस वंश का शासक था? नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, चोल वंश। इसका सही आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य वंश का सबसे प्रथम शासक तो था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त था जो मौर्य वंश का प्रथम शासक था, और इसका पोता था अशोक। अशोक कौन था? पोता, तो ये भी उसी वंश से हुआ, पोता था। और इसका पिता कौन था? इसका पिता था बिंदुसार। बिंदुसार। तो अशोक किस वंश से थे? मौर्य वंश से, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का ये पोता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, भारतीय इतिहास की कौन सी काल स्वर्ण काल के नाम से जाने जाते हैं? मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल, अंग्रेजों का काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल। यानी इस समय गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस समय जो मुद्राएं जारी हुई थी, मुद्रा यानी रुपया, वो स्वर्ण के होते थे, आभूषण, इसलिए इसे स्वर्ण काल कहते हैं। और जिसे भी स्वर्ण होते हैं यानी आभूषण होते हैं, इसको याद कैसे रखना है, जिसे भी स्वर्ण यानी आभूषण होते हैं वो कैसे रखते हैं? तो वो गुप्त रखते हैं, यानी छिपा के रखते हैं, तो इसलिए स्वर्ण का संबंध गुप्त से है, इस प्रकार के याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? कालिदास, बाणभट्ट, हरिसेन, पतंजलि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी हरिसेन। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? कोषाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, पन्याध्यक्ष, लक्ष्मणाध्यक्ष। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 लक्ष्मणाध्यक्ष हो जाएगा, जो मुद्रा जारी करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? पतंजलि, बाणभट्ट, विशाखादत्त, कलहन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कलहन। यानी राजतरंगिणी जो है ये कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन करता है, यानी कश्मीर के राजाओं के, इसे कलहन द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर 3 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। और इसका रचना कौन किया था? तो इसका रचना किया था कौटिल्य। कौटिल्य, वही कौटिल्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। और चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पे कब बैठा था? तो 322 ईस्वी में बैठा था, इसीलिए 4वीं शताब्दी हुआ ये, क्योंकि ईस्वी से जब चल रहा है, जैसे अभी 2022 है, तो ये कौन सी शताब्दी हुआ? तो 2022 है, तो 2000 कुछ चल रहा है, तो ये 22वीं शताब्दी होगा। शताब्दी एक आगे होता है, जैसे 2000 कुछ चल रहा है, यानी 21 का चल रहा है, तो शताब्दी कितना हो जाएगा? अभी 22 हो जाएगा। तो उसी समय 322 था, तो ये शताब्दी था 4वीं शताब्दी था, और ये ईसा पूर्व की बात हो रहा है ये। तो 322 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने गद्दी पे बैठा था, तो इसलिए इसका सही आंसर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में होगा। और ये अर्थशास्त्र जो है ये राजनीति के बारे में वर्णन करता है। कभी पूछता है, कभी कोई पूछ देता है कि कौटिल्य के यानी अर्थशास्त्र जो है उसमें किसका वर्णन है, किसके बारे में? तो वो राजनीति यानी राज व्यवस्था के बारे में वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर 1 गुप्त काल की, दूसरा मौर्य काल की, प्राक मौर्य काल की, 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। इसका सही आंसर हो जाएगा प्राक मौर्य काल की। पतंजलि के महाभाष्य से प्राक मौर्य काल की जानकारी मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में चलते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? वाल्मीकि, मनु, कौटिल्य, वेदव्यास। तो अर्थशास्त्र के लेखक थे यही कौटिल्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। इसको कई नाम से जाने जाते हैं, जैसे कि ये इसका नाम विष्णुगुप्त,
विष्णुगुप्त, और एक और फेमस नाम चाणक्य। ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, इन्होंने ही इसे राजा बनाया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है, यानी वज्जी जो एक महाजन पद था, मतलब संघ था, उसे क्या कहा गया है? गणसंघ, गणतंत्र, राजतंत्र, इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गणसंघ, यानी गणराज इसी को कहते हैं, गणसंघ कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे सोने के, चांदी के, तांबे के, यानी 2 और 3, यानी तांबे, चांदी और तांबे दोनों के। इसका सही आंसर हो जाएगा 4, यानी चांदी और तांबे दोनों के। आप नीचे देख सकते हैं, यही पंच चिन्ह वाले सिक्के हैं जो चांदी और तांबे के बने होते थे। इस चैप्टर का और क्वेश्चन बच गया है। टॉपिक लंबा, मतलब वीडियो लंबा हो जाने के कारण मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अगला पार्ट आपको अगली वीडियो में मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।